स्वागत है आपका अभ्युदय सिविल सर्विस क्लासेस में। आज मैं आपके साथ एमपीपीएससी की एग्जाम स्कीम को डिस्कस करने वाला हूं। एग्जाम स्कीम का मतलब ये होता है कि ये एमपीपीएससी का जो एग्जाम है वो किस तरीके से एमपीपीएससी ऑर्गेनाइज कराती है, कितने फेजेस में एग्जाम ऑर्गेनाइज कराती है। जैसे आप कहते हैं प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, 3 फेज में एग्जाम होता है ना। कितने प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, इसमें मेंस में इसमें 6 पेपर होते हैं, एक इंटरव्यू होता है, कितने मार्क्स का होता है। तो इन सारी चीजों पे हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये जो नए स्टूडेंट हैं इनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ही, ताकि वो एग्जाम की पूरी स्कीम को समझ सके कि एग्जाम आखिर होता कैसे है, किन चरणों में एग्जाम होता है ना। दूसरा, कुछ पुराने बच्चे भी हैं, ऐसे हैं जो एग्जाम स्कीम के बारे में जिनको जानकारी नहीं होती है, तो 1 साल 1.5 साल 2 साल से भी कई बार तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कोचिंग संस्थाएं ज्यादातर इस विषय में बात करती हुई मुझे दिखती नहीं है ना, बताती नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि ये बहुत जरूरी विषय है, इस पर बात करनी चाहिए। इसी कंटेक्स्ट में हम आज पूरी एग्जाम स्कीम को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि एमपीपीएससी किस तरीके से पूरा एग्जाम कंडक्ट कराती है ना। ये हमारा संस्थान है अभ्युदय सिविल सर्विस, है ना। इस फील्ड में हम एकदम नए स्टेबल हुए हैं और हमारा जो मोटिव है, हमारा मोटिव बिल्कुल सब जो ट्रेडिशनल कोचिंग संस्थाएं थी, जो पढ़ने पढ़ाने के तरीके थे, उनको ब्रेक करके एक पैराडाइम शिफ्ट करना है, एक साइंटिफिक अप्रोच से आपको पढ़ाना है, ताकि आप एग्जाम में आपके सफल होने की प्रोबेबिलिटी दूसरे बच्चों से ज्यादा हो। इसलिए हमने हमारा जो एजेंडा है वो हम मिनिमम सर्व करेंगे आपको। हमारा एजेंडा है मिनिमम सर्व इसलिए करेंगे क्योंकि एग्जाम बहुत लंबा होता है, लेंथी होता है, और जब आपके पास मिनिमम कंटेंट होगा तो आप उसको बेहतर तरीके से बार बार रिवाइज कर पाएंगे, और रिवीजन जो है इस एग्जाम की सक्सेस होती है। दूसरा, अथेंटिक करेंगे। अथेंटिक के यहाँ 2 मायने हैं। एक मायने में अथेंटिक का मतलब यह है कि ऐसा मटेरियल देंगे जहां एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की सारी डायमेंशन आप कवर कर पाए। और दूसरा, अथेंटिक का मतलब है कि सही सटीक डाटा देंगे आपको, जो गवर्नमेंट की वेबसाइटों से, अथेंटिक किताबों से, एनसीईआरटी से लिया हुआ डेटा होगा, ताकि आपकी डेटा के गलत होने की प्रोबेबिलिटी कम हो। एक हमारा जो एजेंडा है कि आपको एक थिंकिंग क्रिएचर के रूप में डेवलप करना है, कि आप जब टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको उस टॉपिक की ब्रेनस्टॉर्मिंग कराएंगे, आपको समझाएंगे उस टॉपिक को, आप सोच सके चीजों को ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप कम में ज्यादा कर पाए, कम पढ़े हुए में ज्यादा लिख पाए, कम पढ़े हुए को ज्यादा डायमेंशन में कनेक्ट कर पाए। आपको जो स्टडी कराएंगे हम, वो हमारी इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी होगी। एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से में कैसे इन मर्ज होता है, एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट में, इस बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो ये हमारा ओवरऑल एजेंडा है, इस तरीके से हम अपना काम करने वाले हैं। इसी कंटेक्स्ट में हम जल्द ही एमपीपीएससी के सिलेबस डिकोडिंग प्रोग्राम को लेकर आए हैं। आने वाले हैं आपके कुछ उसके 1-2 डेमो वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको, जिसमें मैंने यूनिट 1 एमपीपीएससी पेपर 1 के पार्ट ए की यूनिट 1 को, हिस्ट्री वाली यूनिट को डिकोड किया है, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो वर्ड लिखे हैं उसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिकल हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री, है ना। तो इस हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, इस हिस्ट्री में आपको आखिर पढ़ना, किस तरीके की चीजों को पढ़ना पड़ता है ना। तो आप उसको देख सकते हैं। और अभी वो प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं है, अभी बस मैंने डेमो के लिए डाला था। मोस्ट प्रोबेबली 2-4-5 दिन में उसकी क्लासेस कंटिन्यू होंगी, और वो पूरा 1 महीने का प्रोग्राम होगा, जिसको आप बहुत बेहतर तरीके से अगर करते हैं तो आप मानिए कि आपने एमपीपीएससी की तैयारी की आधी जंग जीत ली है ना। इसलिए ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हो जाता है। आप किसी भी टॉपर को सुनेंगे तो आपको हमेशा वो ये बताएगा कि एग्जाम में, इस एमपीपीएससी के एग्जाम में जो सक्सेस की है वो सिलेबस है। आप सिलेबस को ठीक से समझ गए तो आपने 50% तैयारी का अपना वहीं पर कंप्लीट कर लिया, है ना। इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है आपको समझना। ठीक है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एमपीपीएससी की एग्जाम स्कीम को, है ना। तो देखिए, एमपीपीएससी का जो 2024 का नोटिफिकेशन आया था उसमें सारी एग्जाम स्कीम के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है ना। तो इसी से हम पढ़ते हुए चलते हैं, और मैं आपको बोर्ड से अलग से बोर्ड पे लिख के भी बता दूंगा चीजों को, है ना। लेकिन अभी यहां आप देख लीजिए कुछ चीजों का, मैं आपको यहां बता देता हूं कि जैसे क्या है, ये लिखा हुआ है राज्य सेवा परीक्षा, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, है ना। परीक्षा योजना मतलब एग्जाम स्कीम, और पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस। तो इसने 2024 की पूरी परीक्षा योजना के बारे में बताया है, और उसका पाठ्यक्रम क्या है ये बताया है। तो यहां लिखा हुआ है राज्य सेवा परीक्षा के 3 क्रमिक चरण होते हैं। मतलब ये एग्जाम कितने फेजेस में होता है, पहली चीज, एग्जाम होता है 3 फेजेस में, ये हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है। दूसरी इंफॉर्मेशन यहां मिलती है कि जो 3 फेज है उन्होंने बता दिया कि कौन कौन से फेज है। पहला फेज जो है वो है राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं ओएमआर सीट पर आधारित, ये लिखा हुआ है। दूसरा जो फेस होता है उसको कहते हैं मुख्य परीक्षा, ये लिखित होती है। ये ऑब्जेक्टिव होता है पहला फेस, दूसरा लिखित होता है, रिटन एग्जाम होता है, और तीसरा होता है इसमें इंटरव्यू। ठीक है,
3 फेज में एग्जाम होता है। प्रीलिम्स होता है, अगर आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई करते हैं, प्रीलिम्स जो है आपका ऑब्जेक्टिव होता है, अगर आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई करते हैं तो आपका मेंस होता है, मेंस जो है रिटर्न होता है। यह साफ साफ लिखा है, अगर मेंस में भी आप क्वालिफाई करते हैं तो आप अगले राउंड के लिए जाते हैं, जो होता है इंटरव्यू या साक्षात्कार। ठीक है, इन सब के बाद मेंस और इंटरव्यू के नंबर को जोड़ के जो एक फाइनल कट ऑफ बनता है, उसके आधार पर ये डिसाइड होता है कि आप एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं या नहीं सेलेक्ट हुए हैं, या अगर सेलेक्ट हुए हैं तो आपको कौन सी रैंक मिली है और कौन सी पोस्ट मिली है। ठीक है, अब यहां इन्होंने बताया है कि जो एमपीपीएससी का प्रीलिम्स होता है उसके बारे में यहां इंफॉर्मेशन दी है। उसने कहा है यहां पे कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और इसमें 2 पेपर होंगे। ठीक है, यहां लिखा है कि 2 पेपर होंगे और इसमें जो पहला पेपर है उसका नाम है सामान्य अध्ययन कहा जाएगा उसको, और ये 2 घंटे का पेपर होगा। और कितने नंबर का होगा? 200 नंबर का पहला पेपर है। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन 2 घंटे का हो, 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है। इस प्रकार ये 200 नंबर का हो जाता है। दूसरा प्रश्न पत्र है इसमें वो सामान्य अभिरुचि परीक्षण, जिसको सामान्य भाषा में सीसेट भी बोला जाता है, वो भी 2 घंटे का पेपर होता है आपका, और कितने नंबर का होता है? 200 नंबर का होता है, और इसमें भी आपके 100 सवाल आते हैं। ठीक है, इसमें माइनस मार्किंग जैसी कोई चीज नहीं होती एमपीपीएससी में, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है आगे? यह परीक्षा मुख्य परीक्षा देने के लिए केवल पात्रता निर्धारित करती है, मतलब इसके नंबर जो है फाइनल एग्जाम जो होता है आपका, मेंस का जो रिजल्ट आता है इंटरव्यू के साथ मिला के जो फाइनल रिजल्ट आता है, उसमें प्रीलिम्स के नंबर का कोई रोल नहीं होता है। ये केवल एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, केवल पात्रता परीक्षा है। ठीक है, इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करनी होती है। यहां लिखा इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर है मुख्य परीक्षा हेतु उसको योग्य घोषित किया जाता है ना, योग्य या अयोग्य घोषित किया जाता है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी, अंतिम चयन सूची केवल मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित की जाएगी। जो मैं आपको बता रहा था कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है प्रीलिम्स का, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जोड़कर ही आपके फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट बनती है। यही लाइन यहां लिखी हुई है। ठीक है, आगे क्या जानकारी देता है एमपीपीएससी में? एमपीपीएससी देता है इसमें, देखिए एमपीपीएससी आगे हमें जानकारी देता है कि इसमें 2 पेपर होंगे आपके, है ना, 2 प्रश्न पत्र होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित ऑप्शन होंगे। ठीक है, एबीसीडी जैसे आपको पता है 4 ऑप्शन होते हैं, इनमें से एक सही उत्तर होगा, निश्चित तौर पे एक सही उत्तर होगा। उम्मीदवार से अपेक्षा की जाती है कि उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्णित किए गए सही एबीसीडी में से किसी एक उत्तर पर गोला काला करे। ओएमआर सीट होती है, उसमें जो भी उत्तर है आपको लगता है उसको आपको सर्कल करके ब्लैक करना पड़ता है ना, ओएमआर फिल करना पड़ता है। इसमें लिखा है प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2-2 अंकों के 100 प्रश्न होंगे, है ना, और समय अवधि 2 घंटे की होगी, जिसको मैंने पहले आपको बता दिया। यह लिखा है प्रारंभिक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन और सामान्य अभिरुचि परीक्षण के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम परिशिष्ट 2 में दिया हुआ है। इसके लिए जो सिलेबस है वो बता रहा है कि आगे लिखा हुआ है कि सिलेबस, इसके लिए हम क्या सिलेबस पूछेंगे। एक यहां चीज लिखी है, प्रत्येक प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा, है ना, तो पेपर आपका इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा। जो दूसरा पेपर है आपका सीसेट वाला, उसके पाठ्यक्रम में सम्मिलित बिंदु क्रमांक 7 में हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल। तो आपका जो सीसेट का पेपर होता है उसमें एक आपको हिंदी भाषा में बोधगम्यता पढ़ना पड़ता है, आपके सिलेबस में है। तो हिंदी भाषा में बोधगम्यता पढ़ना है तो वो क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं आते, वो क्वेश्चन आपके हिंदी में ही आएंगे। तो वही यहां लिखा है कि वो क्वेश्चन जो है वो सिर्फ हिंदी में आएंगे। तो ऐसे 10 से 15, कई बार 20 क्वेश्चन भी होते हैं जो केवल हिंदी भाषा में आते हैं। ठीक है, इनको आपको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अगला क्या है यहां पे? अब एक जानकारी दे रहा है यहां पे, इसको पढ़िए, है ना, क्योंकि एमपीपीएससी में विवाद बहुत होते हैं, तो विवाद को स्पष्ट करते हुए जानकारी दे रहा है कि प्रीलिम्स का जब एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद पूछे गए प्रश्नों और उनके मॉडल उत्तरों की प्रारंभिक मतलब प्रोविजनल आंसर की आयोग की वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी, है ना। और इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो 5 दिन की अवधि के बाद आप आपत्ति चैलेंज कर सकते हैं उसको।
ठीक है। अभ्यर्थी के द्वारा प्रति प्रश्न निर्धारित प्रश्न शुल्क तथा पोर्टल शुल्क का भुगतान कर केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही आपत्तियां जमा कर सकेंगे। 5 दिन के बाद कोई आपत्ति नहीं ली जाएगी, विचार नहीं किया जाएगा। प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जाएगा। समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्न अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये कह रहा है कि कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है, आपको लगता है एमपीपीएससी ने एक प्रोविजनल आंसर की जारी की और उस आंसर की में आपको लगता है कि ये उत्तर नहीं होना चाहिए, तो आप 5 दिन के अंदर एमपीपीएससी की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन माध्यम से सिर्फ कुछ फीस होती है उनकी फीस जमा करके ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि ये उत्तर मुझे गलत लगता है, ठीक है, इसका उत्तर ये होना चाहिए, और अपने सोर्स को सबमिट कर सकते हैं। आपके जो वो लगेंगे, है ना, जब आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो ऑब्जेक्शन को एक समिति द्वारा चेक किया जाएगा। अगर उनको लगता है कि ये आंसर ठीक है तो वो मेन आंसर की जो आएगी उसमें आंसर को बदल सकती है। देखो अब क्या लिखा है, अब यहां लिखा है ऐसे प्रश्न जिनका प्रोविजनल आंसर की प्रावधिक उत्तर कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया है, विकल्पों में अन्य विकल्प सही है तो संशोधित किया जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपकी जो आंसर की रिलीज की थी एमपीपीएससी ने प्रोविजनल आंसर की, अगर उसमें कोई आंसर गलत है, ठीक है, गलत रिलीज कर दिया था और वो उसका आंसर कुछ और होना चाहिए और वो ऑप्शन जो दिए हैं उनमें अगर आंसर है वो, तो एमपीपीएससी उस आंसर को चेंज कर देगी, ठीक है। तो भाई गलत दे क्यों रहे हो, पहले ही सोच समझ के आंसर दे देते, है ना। ये गलतियां तो एमपीपीएससी अक्सर करता ही रहता है, 4-4 5-5 क्वेश्चन गलत देता है। इतने क्वेश्चन तो टेस्ट सीरीज वाले गलत नहीं बनाते, इतने ये बनाते हैं, है ना। प्रश्न पत्र में हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिंदी का अनुवाद ही मान्य होगा, ऐसा इन्होंने लिखा है। पर इस बार जो हिंदी इंग्लिश के ट्रांसलेशन में दिक्कत हुई थी एक क्वेश्चन में, आरोही डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में आरोही अवरोही में दिक्कत हुई थी इस बार, तो उन्होंने उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, इसको फॉलो नहीं किया है, ये जो पॉइंट लिखा था इसको उन्होंने फॉलो नहीं किया है। ऐसे प्रश्न जिनका दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक उत्तर होगा, सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा। मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन है जिसमें 2 उत्तर हो सकते हैं, ए बी सी डी में से आपको लग रहा है ए बी उत्तर हो और सी बी उत्तर है, तो ए और सी दोनों को उत्तर मान लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे प्रश्न जिनमें दिए गए विकल्पों में एक भी सही उत्तर ना हो, तो ऐसे प्रश्न को डिलीट कर देंगे भैया हम, एक भी सही उत्तर नहीं तो ऐसे प्रश्न को हटा देंगे, ठीक है। विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा समस्त अभ्यादनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी, आंसर की फाइनल आंसर की बनाई जाएगी और आयोग की वेबसाइट पे अपडेट कर दी जाएगी इसको। और कह रहा है कि 5 दिन की अवधि के उपरांत कोई भी आपत्ति पत्र व्यवहार मान्य नहीं होगा, विषय विशेषज्ञ समिति का निर्णय ही अंतिम और सर्वमान्य होगा। तो एक फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद भी 5 दिन तक आप आपत्ति लगा सकते हैं, ऐसा कह रहा है कि उससे उसकी बात कुछ नहीं होगा, लेकिन उससे पहले कुछ हो सकता है, स्पष्ट नहीं है इसमें क्या बात कर रहा है ये, है ना। उपयुक्त अनुसार परीक्षण के उपरांत समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों के लिए प्रश्न पत्र में उपस्थित सभी परीक्षार्थियों के लिए परीक्षार्थियों को प्रश्न के पूर्णांक प्रदान किए जाएंगे, है ना। जो क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं उसके नंबर सभी को दिए जाएंगे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। मतलब बोनस नंबर दे रहा है एक तरीके से कहें तो, ठीक है, बोनस मार्किंग की बात हो रही है। अब ये कह रहा है मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की कुल संख्या जो है 20 गुना होगी, जितनी भी पोस्ट लिखी है उससे 20x लोग, जैसे एमपीपीएससी ने 200 पोस्ट निकाली तो 200 इंटू 20 गुना कितना हो जाएगा 4000, 4000 जो लोग हैं वो मेंस देंगे, ठीक है। अगर वैकेंसी आई है 100 तो 100 का 20 गुना कितना हो गया 2000 लोग मेंस देंगे। अगर वैकेंसी आई है 500 तो 500 का 20 गुना कितना हो गया 10,000 लोग मेंस देंगे। तो आप समझ गए मेंस कितने लोग देंगे 20 गुना लोग मेंस देंगे, ठीक है, 20 गुना लोग मेंस में जाएंगे, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब यहां एक इंफॉर्मेशन है, हाँ, अब यहां ये कह रहा है कि आपको दोनों पेपर जो प्रीलिम्स में होते हैं उसमें एटलीस्ट 40% नंबर लाने पड़ेंगे, तभी आप मेंस देने के लिए एलिजिबल हो। 40% से कम नंबर आते हैं आपके, 40% मतलब
200 नंबर का 40% निकालें तो 80 नंबर से अगर आपके कम आते हैं किसी भी पेपर में, तो देखिए आप पेपर 1 में अगर आएंगे तो आपका वैसे ही कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। अगर पेपर 1 में आपके 180 नंबर भी आ गए, 90 क्वेश्चन ठीक हो गए, लेकिन पेपर 2 में आपके 80 नंबर नहीं आ पाए, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप क्वालिफाई नहीं होंगे, क्योंकि जनरल कैंडिडेट को इस पेपर में कम से कम 40% अंक लाने पड़ेंगे, अनिवार्य होगा। और एससी, एसटी और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजन श्रेणियों के लिए कम से कम 30, मतलब जनरल के लिए आपको 40% नंबर चाहिए और ओबीसी के लिए यहां पे आपको 30% नंबर चाहिए होगा, किसमें, सी सेट में क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बस ये आपके काम की इंफॉर्मेशन नहीं है, और ये इन्होंने प्रीलिम्स का सिलेबस दिया हुआ है कि प्रीलिम्स में क्या क्या आएगा, है ना। इसी प्रकार इन्होंने इंग्लिश में भी इसका सिलेबस दिया हुआ है प्रीलिम्स का। ठीक, तो अब हम जंप करते हैं मेंस के बारे में। मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दी है इन्होंने, इसको देखते हैं हम लोग। ये क्या है, ये सी साइड का। अब ये देखिए मेंस के बारे में इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। प्रीलिम्स के बारे में उन्होंने बता दिया 2 पेपर होंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का पेपर 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। 40% लाने हैं जनरल कैटेगरी वालों को, 30% लाने हैं अदर कैटेगरी वालों को जनरल के अलावा, ठीक है। ये सारी बातें लिख दी हैं और उसी के बेस पे मेंस में क्वालिफाई करेंगे। उसके नंबर मेंस पे नहीं जुड़ते हैं, वो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है। 20 गुना लोग जितनी वैकेंसी आई हैं उसके मेंस देने के लिए एलिजिबल होंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन यहां वहां लिखी थी। तो जैसा एमपीपीएससी ने बताया था कि हम एग्जाम 3 फेज में करेंगे, तो पहला फेज प्रीलिम्स, इसको हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा फेज क्या है, दूसरा फेज है मेंस, मुख्य परीक्षा जिसको बोलते हैं। तो अब मेंस में वो कह रहा है कि आपके मेंस में कितने पेपर होंगे, टोटल 6 पेपर होंगे, 6 पेपर होंगे। तो एक एक करके देख लेते हैं कि मेंस में जो 6 पेपर होते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। इसको हम एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो पेपर है उसका नाम है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, ठीक है। इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए पार्ट बी, खंड आ खंड वा, 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए में आपसे वो इतिहास हिस्ट्री पूछेगा और पार्ट बी में भूगोल यानी आपसे ज्योग्राफी पूछेगा। जो पार्ट है ए है वो टोटल 150 नंबर का होगा और जो पार्ट बी है वो भी 150 नंबर का होगा। इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी, इसकी टाइम ड्यूरेशन होगी 3 घंटे की। और ये प्रश्न पत्र का मीडियम क्या होगा, ये हिंदी में भी क्वेश्चन आएंगे इसमें और इंग्लिश में भी क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे करके देखें तो जो पेपर 1 है वो कितने नंबर का हो गया, 300 नंबर का हो गया, ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र। अब एक प्रश्न पत्र होगा जिसका नाम है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2। इसमें भी 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है। पार्ट ए में आपसे पूछेगा राजनीति विज्ञान और पार्ट बी में पूछेगा ये आपसे समाजशास्त्र। ये भी होगा 150 नंबर का पार्ट ए, 150 नंबर का पार्ट बी। टाइम वही 3 घंटे का होगा, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों होगी। फिर आपका एक होगा पेपर नंबर 3, तो ये भी कितने नंबर का हो गया, 300 नंबर का हो गया। फिर है पेपर 3, पेपर 3 में वो आपसे पूछेगा अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था और पार्ट ए में, और पार्ट बी में वो आपसे पूछेगा विज्ञान तकनीक एवं जन स्वास्थ्य, ठीक है। ये भी 150 नंबर के होंगे, पार्ट 3 घंटे का होगा और वही सेम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होंगे। पेपर 4 देखते हैं। पेपर 4 जो है वो भी 2 पार्ट में होगा आपका, ये भी 300 नंबर का होगा। पेपर, ये चारों पेपर ऊपर के जो है 1 2 3 4 जनरल स्टडीज के, ये 300 नंबर के हैं। तो पेपर जो 4 है वो भी आपका पार्ट ए में होगा और पार्ट बी में होगा। इसमें पार्ट ए में वो आपसे दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन एवं केस स्टडी पूछेगा और पार्ट बी में वो उद्यमिता, प्रबंधन और व्यक्तित्व विकास पूछेगा आपसे। ये भी 150 नंबर के होंगे और समय होगा 3 घंटे और ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। तो टोटल ये जनरल स्टडीज के 4 पेपर हो जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 5वां पेपर कौन सा है। एमपीपीएससी 5वें पेपर के रूप में, एक मिनट, एमपीपीएससी 5वां पेपर करता है हिंदी का, है ना। 5वां प्रश्न पत्र है, इसमें कोई पार्ट नहीं होगा। इसका नाम है सामान्य हिंदी और व्याकरण, इसमें हिंदी और व्याकरण आएगी। ये कितने नंबर का होगा, ये 200 नंबर का होगा और टाइम ड्यूरेशन क्या है, ये 2 घंटे का होगा। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा में ही होगा क्योंकि ये सामान्य हिंदी और व्याकरण का पेपर है। और 6वां जो प्रश्न पत्र है वो, उसमें हिंदी के निबंध पूछे जाएंगे और प्रारूप लेखन पूछा जाएगा। ये जो पेपर है आपका 100 नंबर का होगा और समय इसमें 2.5 घंटे,
100 नंबर का पेपर और 2.5 घंटे, 200 नंबर का पेपर और 2 घंटे, ठीक है, 2.5 घंटे का होगा, और ये केवल और केवल हिंदी भाषा में होगा। तो जो आपका 5वां और 6ठा पेपर है, ये केवल और केवल हिंदी भाषा में होगा, और आप देखेंगे प्रीलिम्स में भी कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन सी सेट में आपके केवल हिंदी भाषा में आते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एमपीपीएससी में जिस बच्चे को थोड़ी बहुत हिंदी आती है ना, वो इस पेपर को बेहतर तरीके से क्वालिफाई कर पाएगा, नहीं तो वो लटक सकता है। हिंदी आपकी मजबूत होनी चाहिए, इस बात से हमें पता चलता है, ठीक है। ऐसे ये 6 पेपर हो जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। जैसे हमने जब स्टार्टिंग में देखा तो 3 फेज में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स हमने डिस्कस कर लिया, मेंस हमने डिस्कस कर लिया, अब होगा इंटरव्यू। तो यहां लिखा हुआ इंटरव्यू साफ साफ कि इंटरव्यू जो है 185 नंबर का होगा, ठीक है, यहां लिखा हुआ है। तो टोटल कितने नंबर बन जाते हैं, टोटल जो है 1685 नंबर का आपका एमपीपीएससी का मेंस का एग्जाम होता है 1685 का, ठीक है। कितने नंबर का होता है, 1685 नंबर का होता है, ठीक है, 1685 नंबर का होता है। अब इसको एक चीज और मैं बता दूं कि अब देखिए ये इंफॉर्मेशन और देखिए, ये बहुत जरूरी है आपको। मैं इन सब चीजों को समराइज करके 10 मिनट में बोर्ड पे लास्ट में बता भी दूंगा, ठीक है। अभी हम एमपीपीएससी में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ रहे हैं। अभी लिखा है यहां, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, 2 और 3 के दोनों खंडों आ और बा में अभ्यर्थियों द्वारा केवल हिंदी और अंग्रेजी भाषा में उत्तर लिखे जा सकेंगे, और उपयुक्त तीनों प्रश्न पत्र खंड ए, आ और बा में से पूर्णांकों का वर्गीकरण निम्न अनुसार होगा। अब वो कह रहा है कि जो हमने ऊपर बताया है कि पेपर 1 में पार्ट ए और पार्ट बी होगा, अब ये बता रहा है कि पार्ट ए और पार्ट बी में से कितने कितने क्वेश्चन हम पूछेंगे। तो अब ये यहां इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो ये बता रहा है कि जो पार्ट ए होगा उसमें हम अति लघुत्तरीय 15 क्वेश्चन पूछेंगे, अति लघु वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, है ना। 15 क्वेश्चन पूछेंगे जो 2 नंबर के होंगे, और इसमें जो वर्ड लिमिट है वो 20 होगी, 20 शब्द सीमा। यहां एक चीज मेंशन है, ध्यान दीजिएगा, अधिकतम शब्द सीमा कितनी होगी, 20, मतलब इससे कम में लिख सकते हो आप, इससे ज्यादा में नहीं लिख सकते। यूपीएससी में तो एक्सेस लिखने पर आपको पेनल्टी मार्क्स लग जाते हैं, है ना। अगर आप एक वर्ड लिमिट जैसे 150 है 10 नंबर के क्वेश्चन में, 10 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें 150 वर्ड की वर्ड लिमिट होती है यूपीएससी में, और जो 15 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें 250 वर्ड की वर्ड लिमिट होती है। अगर आप उस वर्ड लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपको पेनल्टी मार्क्स लगते हैं। तो एमपीपीएससी भी कह रहा है कि अधिकतम जो है आप 20 शब्द लिख सकते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में, और ऐसे क्वेश्चनों की संख्या क्या होगी, 15 होगी। दूसरा कह रहा है वो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे, है ना। अति लघु उत्तरीय मतलब बहुत छोटे, लघु उत्तरीय अब मीडियम कैटेगरी आ गई। तो इसमें प्रश्नों की संख्या क्या है, 10 हो गई, और क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, ये 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो 15 इंटू 2 करें तो 20, अच्छा ये शब्द संख्या है ना, नंबर यहां है इस तरफ है ना। 15 इंटू 2 करें तो 30 नंबर का इससे आएंगे, शॉर्ट टाइप के आएंगे। 10 इंटू 7 करें तो 70 नंबर के जो है आपको मीडियम वाले जो क्वेश्चन है, जिनकी वर्ड लिमिट कितनी है, 60। तो आपको याद रखना है जो 7 नंबर का आंसर है वो आपको 60 शब्दों में लिखना है, अधिकतम 60 शब्दों में। और फिर जो तीसरा है दीर्घोत्तरीय, है ना, लॉन्ग टाइप आंसर, तो लॉन्ग टाइप आंसर के आपको 5 क्वेश्चन आएंगे एक यूनिट से, और वो है एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, और इसकी वर्ड लिमिट होगी 200, और ये टोटल हो जाते हैं 5, 10 इंटू 5 50। तो ऐसे 70, 30 और 50 150 नंबर का एक यूनिट हो जाती है। आप समझ गए क्या हुआ है, ये हुआ है कि यूनिट जो 1 है, यूनिट 1 नहीं, पार्ट 1 है, जो पार्ट ए है, पेपर 1 का पार्ट ए है, उसमें 15 जो क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप आएंगे जो 2 नंबर के होंगे, ठीक है। उसके बाद 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो मीडियम वाले होंगे, इसको लघु उत्तरीय बोला इसने, जो 7 नंबर के होंगे, और 5 प्रश्न आएंगे दीर्घोत्तरीय मतलब लॉन्ग टाइप आंसर, जो 10 नंबर के होंगे। इसमें जो वर्ड लिमिट है वो आपको 20 शब्द है मैक्सिमम, इसमें आपको 60 शब्द है मैक्सिमम, और इसमें आपको 200 शब्दों में लिखना है, ठीक है। ऐसे देखेंगे आप तो ये 30 नंबर हो जाते हैं, ये 70 नंबर हो जाते हैं, और ये 50 नंबर हो जाते हैं। तो ऐसे टोटल ये 150 नंबर का आपका पार्ट ए होता है। यही सब चीजें लिखी हैं। तो ये किस पे लागू होगा, ये पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3
के सारे पार्टों पे यही लागू होगा। इसका मतलब पेपर 4 में कुछ अलग होगा, तो पेपर 4 में क्या अलग होगा वो देख लेते हैं। तो आप जब पेपर 4 देखते हैं तो पेपर 4 के लिए उसने अलग चीज दी हुई है। अब यहां पेपर 4 के बारे में बताया उसने, तो पेपर 4 में वो कह रहा है आपसे, पेपर 4 में कह रहा है कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो हम 16 पूछेंगे आपसे एक पार्ट में, पार्ट ए की बात कर रहा है ये सिर्फ, है ना। और इस ये भी 2 नंबर के होंगे और वर्ड लिमिट 20 होगी और टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 16 क्वेश्चन 2 नंबर के मतलब 32। अब ये कह रहा है लघु उत्तरीय जो प्रश्न है वो 8 पूछेंगे हम और अंक कितने होंगे 7 नंबर का एक होगा, अधिकतम शब्द सीमा 60 होगी, 60 वर्ड में लिखना है आपको और पूर्णांक कितने होंगे 56 नंबर हो जाएंगे। 8 क्वेश्चन 7 नंबर के रहेंगे। 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे जो 11-11 नंबर के होंगे और इसमें शब्द सीमा क्या है 200, सेम वही शब्द सीमा, ये 44 नंबर के हो जाएंगे। और एक इसमें हम पूछेंगे केस स्टडी, वहां केस स्टडी नहीं पूछ रहा था इसलिए इसका कंपोजिशन अलग हुआ है ना। इसका कंपोजिशन क्यों अलग हुआ है पेपर 4 का, क्योंकि पेपर 4 के पार्ट ए और पार्ट बी में केस स्टडी आती है एक 18 नंबर की, इस कारण ये कंपोजिशन चेंज हुआ है। इस कंपोजिशन के चेंज होने की वजह से यहां 10 क्वेश्चन पूछता था तो उसने 2 क्वेश्चन यहां कम कर दिए हैं, यहां एक क्वेश्चन कम कर दिया है। यहां 5 पूछ रहा था दीर्घ उत्तरीय, अब ये 4 पूछ रहा है यहां, और यहां 15 पूछ रहा था तो एक क्वेश्चन यहां प्लस कर दिया है, यहां 2 माइनस कर दिए उसने, लेकिन इसको एक क्वेश्चन को यहां इसने प्लस कर दिया है। तो 18 नंबर की केस स्टडी हो जाती है। और इसकी वर्ड लिमिट क्या है, यहां इसने वर्ड लिमिट नहीं लिखी है, इसने यथा निर्देशित लिखा है, मतलब जैसा प्रश्न पत्र में लिखा है उस हिसाब से आपको उस वर्ड लिमिट में आंसर देना है। तो ये 18 नंबर का हो जाता है, इनको टोटल करें तो ये 150 हो जाते हैं। ऐसा ही पार्ट बी में भी होगा सेम। तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सेम रहेंगे। पेपर 4 में थोड़ा सा फर्क है जो हमने देख लिया है, यहां क्या फर्क है। पेपर 5 क्या होगा, पेपर 5 में देख लीजिए। पेपर 5, पेपर 5 के बारे में उसने इंफॉर्मेशन दी है कि पंचम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी व्याकरण, हिंदी एवं व्याकरण में होगा और केवल हिंदी भाषा में होगा, 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा, ये सब लिखा हुआ है। प्रश्नों के अंकों का विवरण पाठ्यक्रम में उल्लेखित है, मतलब इसमें कौन से यूनिट से या कौन से टॉपिक से कितने नंबर का आएगा, तो जब आप हिंदी का सिलेबस देखेंगे तो सारी चीजें वहां लिखी हुई हैं। ठीक है, हिंदी के लिए उसने ये इंस्ट्रक्शन दे दिया। अब ऐसे के लिए पेपर 6 के लिए क्या लिखा हुआ है, तो पेपर 6 के लिए उसने बताया कि पेपर 6 में आपको एक निबंध आएगा, प्रथम निबंध, दूसरा निबंध आएगा, द्वितीय निबंध, मतलब 2 निबंध पूछेगा। पहला जो निबंध रहेगा वो 1000 शब्दों में लिखना होगा, दूसरा जो निबंध है वो 500 शब्दों में लिखना पड़ेगा। पहला निबंध 50 नंबर का होगा, दूसरा निबंध 20 नंबर का होगा। तो कह सकते हैं कि जो 70 नंबर है वो आपके ऐसे के आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, 30 नंबर का क्या आएगा, तो प्रारूप लेखन और प्रतिवेदन। प्रारूप लेखन और प्रतिवेदन, लेटर राइटिंग जो होती है ना, उसको ये पूछ रहा है। 500 शब्दों में लेटर राइटिंग करनी है आपको और 250 शब्दों में करनी है, 15-15 नंबर के होंगे। इस प्रकार 30 ये हो जाते हैं, 70 और 30 100, तो ऐसे ये 100 नंबर का टोटल पेपर हो जाता है। तो ऐसे आपके 6 पेपर इसमें डिवाइड किए हैं। इंटरव्यू के बारे में हमने बता दिया कि आपको 185 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, जो कि पहले 175 मार्क्स का होता था, इसको 10 नंबर बढ़ाया गया है ना। तो ये है आपकी परीक्षा स्कीम। अब बहुत जरूरी चीज, इसको पढ़ लीजिए आप, है ना। बहुत सारे बच्चों को ये चीज पता नहीं होती है और मतलब क्या क्या बोले, मतलब 2-2 बार मेंस लिख लिया लेकिन उनको ये चीज नहीं पता होती है। क्या लिखा है, राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र खंड और आ दोनों को मिलाकर अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना है। कितने, न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना है। इसी प्रकार अनारक्षित महिला श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी न्यूनतम 40%, मतलब पुरुष हो या महिला हो, जनरल कैटेगरी का है तो मिनिमम 40%, मतलब 300 नंबर का अगर पेपर है आपका तो मिनिमम 40%, मतलब 120 नंबर से अगर कम आते हैं आपके किसी भी पेपर में, जो 300 नंबर के पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 है, तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, बाकी भले ही आपके दूसरे पेपर कितने भी अच्छे गए हों, 40 नंबर मिनिमम चाहिए। इसमें जैसे 200 में देखें, हिंदी का पेपर 200 का होता है तो उसमें कम से कम 80 नंबर चाहिए। हिंदी में अगर 80 नंबर से कम आए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, पेपर से बाहर हो जाएंगे। इसलिए हिंदी को सीरियसली लेना है इंग्लिश मीडियम वालों को। और ऐसे ऐसे होता है 100 नंबर का, तो 100 नंबर के पेपर में अगर 40 से कम आए तो आप फेल हो जाएंगे। मान लीजिए कि आपके सारे पेपर बहुत शानदार गए, सारे पेपर शानदार गए,
और ऐसे का पेपर बिगड़ गया, उसमें आपके 38 नंबर आए या 39 नंबर आए, तो आपके ये जो पेपर है इनका कोई मतलब नहीं, आप एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो मिनिमम जनरल कैटेगरी वालों को 40% मार्क्स चाहिए होंगे, और ये 2021 के पेपर में यही हुआ। बहुत ज्यादा बच्चे जो है साइंस और टेक्निकल बैकग्राउंड के जो बच्चे थे वो एज ले गए, क्योंकि उस बार साइंस बहुत टफ आया था पेपर 3 में और बड़ी मात्रा में आया था। तो जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे थे और दूसरे बैकग्राउंड के बच्चे थे वो पेपर 3 में 120 नंबर ही नहीं ला पाए, जबकि उनके बाकी पेपर बहुत अच्छे गए थे, जिस कारण वो डिस्क्वालीफाई हो गए। हाँ, इस चीज को आप याद रखिएगा। अब यहां लिख रहा है कि जैसे उसने कहा था कि प्रीलिम्स में जो बच्चे पास होंगे उसके 20 गुना बच्चे मेंस देंगे। अब ये कह रहा है मेंस में जो पास होंगे उसके 3 गुना बच्चे जो है वो इंटरव्यू में जाएंगे। जैसे एमपीपीएससी ने मान लीजिए 500 वैकेंसी निकाली, तो 500 वैकेंसी में प्रीलिम्स कितने देंगे, जितने चाहे उतने दे सकते हैं, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मेंस कितने बच्चे देंगे, तो 10,000 बच्चे मेंस देंगे, इसका 20 गुना। ठीक है, इंटरव्यू कितने देंगे, तो 500 वैकेंसी है तो 500 वैकेंसी का 3 गुना मेंस इंटरव्यू देंगे, तो 1500 बच्चे इंटरव्यू देंगे। ठीक है, इंटरव्यू देंगे कितने, 1500, मेंस देंगे 10,000। अगर वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी अगर 500 है तो आप समझ गए, अगर वैकेंसी 100 है तो 100 का 20 गुना कितना हुआ, 2000। 2000 लोग मेंस देंगे, और वैकेंसी 100 है तो 100 का 3 गुना कितना हुआ, 300, तो 300 लोग इंटरव्यू देंगे। ऐसे एमपीपीएससी के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पूरी एग्जाम स्कीम थी एमपीपीएससी की। इसको मैं बहुत तेजी से कंपाइल कर देता हूं कि मैंने आपको क्या बताया आज की क्लास में, है ना। मैं इसको कंपाइल कर देता हूं एक जल्दी से, ठीक है, 5-10 मिनट में आपको कंपाइल कर देता हूं। तो हमने कहा एमपीपीएससी एग्जाम स्कीम, है ना, एग्जाम स्कीम को देखना है। तो एमपीपीएससी का जो एग्जाम है वो 3 फेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये हमने देख लिया। ठीक है, प्रीलिम्स की बात करें, यहां पे प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, एक को ये बोलता है जीएस 1 और दूसरे को सामान्य अभिरुचि बोलता है। इसको सामान्य भाषा में हम सीसेट कह सकते हैं। ठीक है, ये जो पेपर होता है ये इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इस प्रकार ये जो पूरा पेपर है 200 नंबर का हो जाता है। आप पेपर 2 की बात करें, इसमें भी 100 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और ये भी 200 नंबर का पेपर हो जाता है। इसमें याद रखें कि इसमें कुछ क्वेश्चन इस जीएस 1 में हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेंगे, सी सेट में कुछ क्वेश्चन केवल हिंदी भाषा में आते हैं, इसलिए आपकी हिंदी भाषा में भी पकड़ होनी चाहिए। इसमें आपको मिनिमम 40% नंबर चाहिए रहते हैं जनरल कैटेगरी को क्वालिफाई करने के लिए। अगर 40 से कम आते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं करते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कोई भी नेगेटिव नहीं है, दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसको याद रखें। जो प्रीलिम्स में पास होते हैं उसके 20 गुना बच्चे, कितने, 20x, 20 गुना बच्चे मेंस लिखते हैं। प्रीलिम्स से पास होते हैं मतलब जो वैकेंसी आई है, तो मतलब कुल पदों का 20x जो है वो मेंस लिखने के लिए जाता है। अब मेंस में क्या होता है, अब देख लेते हैं। मेंस में आप देखेंगे तो मेंस में आपके 6 पेपर होते हैं। इसको एक को बोलते हैं जीएस 1, जीएस 2 जनरल स्टडी 3, जनरल स्टडी 4, फिर होता है एक हिंदी का पेपर, है ना, हिंदी ग्रामर, और फिर होता है एक ऐसे। ठीक है, ऐसे का पेपर। ये जो जनरल स्टडी 1 का पेपर होता है ये इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं पार्ट ए और पार्ट बी, खंड अ और खंड व, ऐसा एमपीपीएससी ने लिख रखा है। जो दूसरा पेपर होता है उसमें भी पार्ट ए और पार्ट बी 2 होते हैं, तीसरा पेपर होता है उसमें भी पार्ट ए पार्ट बी होते हैं, चौथे पेपर में भी पार्ट ए पार्ट बी होते हैं। हिंदी के पेपर में कोई पार्ट का सिस्टम नहीं होता, ऐसे में कोई पार्ट का सिस्टम नहीं होता। ठीक है, हिंदी का पेपर केवल हिंदी में लिखना पड़ता है, ऐसे का पेपर केवल हिंदी में लिखना पड़ता है। ठीक है, जो ऐसे का पेपर है इसमें 2 ऐसे आते हैं, एक 50 नंबर का आता है और एक 25 नंबर का आता है, तो ऐसे हो जाते हैं, नहीं, एक 50 नंबर का आता है और एक 20 नंबर का आता है, तो ऐसे हो जाते हैं 70 नंबर,
और इसमें 2 लेटर राइटिंग करनी पड़ती है 15-15 नंबर की। तो इस प्रकार 100 नंबर का ये पेपर होता है। तो इसमें पार्ट बता दी मैंने आपको, 150-150 नंबर का एक पार्ट होता है, इसको हमने देख लिया। ठीक है, 150-150 इस तरीके से होते हैं। तो देखें तो GS1 जो है, GS1 को अगर टोटल देखें GS1, तो GS1 300 मार्क्स का होता है, GS2 भी 300 नंबर का होता है, GS3 भी 300 नंबर का होता है, GS4 भी 300 नंबर का होता है। फिर उसके बाद जो हिंदी का पेपर है ये 200 नंबर का होता है, और आपका जो ऐसे का पेपर है ये 100 नंबर का होता है। तो ये 1200 और 200 1400 1500, तो 1500 नंबर का टोटल आपका मेंस का पेपर होता है। अब मेंस में जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं मेंस में, उसके तो कुल पदों के 3 गुना 3x, मतलब 3 गुना बच्चे काय में आते हैं, इंटरव्यू में आते हैं, इंटरव्यू में आते हैं। और इंटरव्यू आप देखें तो इंटरव्यू जो है वो आपका 185 नंबर का होता है, 185 नंबर का होता है। ठीक है, तो मेंस कितने नंबर का था, मेंस था आपका 1500 नंबर का और 185 नंबर का ये। तो टोटल देखें तो एमपीपीएससी का जो एग्जाम है वो 1685 नंबर का हो जाता है। प्रीलिम्स के नंबर आपको नहीं जुड़ते हैं क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाइंग एग्जाम है, मैंने आपको पहले बता दिया था। मेरिट बनती है तो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स बना के ही मेरिट बनती है, तो 1685 का ये हो जाता है। अब सवाल ये है, अच्छा एक चीज और है कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, मैं थोड़ा सा वो बता देता हूं आपको, है ना। हालांकि आपके नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा हुआ है, वहां एक बार देख लीजिएगा, पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि जैसे कोई यूनिट है, पेपर 1 2 3 की बात कर रहा हूं, तो पेपर 1 2 और 3 में यही चलेगा जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, तीनों में यही चलेगा। तो पेपर 1 2 3 में पार्ट है 2, एक है पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, तो ये पार्ट ए है, इससे 150 नंबर का आता है, पार्ट बी है उससे भी 150 नंबर का आता है। तो 150 नंबर का इन्होंने डिवीजन कैसे किया है इन 150 नंबर को, तो इन 150 नंबर का डिवीजन इन्होंने इस प्रकार किया है कि 15 ये जो है वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो 2 नंबर के होते हैं। ठीक है, पार्ट ए से, ये है पार्ट ए की बात कर रहे हैं, पार्ट बी से, अरे सॉरी पार्ट ए की बात कर रहे हैं, अभी 15 हो गए 2 नंबर के क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ये पूछते हैं हमसे 7 नंबर के, और 5 क्वेश्चन ये हमसे पूछते हैं 10 नंबर के। तो 15 इंटू 2 ये हो जाएगा 30 नंबर, 10 इंटू 7 70 नंबर, और 10 इंटू 5 इंटू 10 50 नंबर। तो इस प्रकार ये पार्ट ए जो है 150 नंबर का होता है। अगर वर्ड लिमिट की बात करें तो ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है उसके लिए वर्ड लिमिट है आपकी 20 वर्ड्स मैक्सिमम, 7 नंबर का क्वेश्चन है उसके लिए वर्ड लिमिट है 60 वर्ड मैक्सिमम, है ना। और जो 10 नंबर का क्वेश्चन है उसके लिए वर्ड लिमिट है 200 वर्ड मैक्सिमम। ठीक है, ये वर्ड लिमिट मैक्सिमम है, इस चीज को याद रखिए। ऐसे ही तीनों पेपर में होता है। पेपर 4 जो है उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, पेपर 4 में थोड़ा सा परिवर्तन है। पेपर 4 में क्या है, पेपर 4 में 16 क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर के आते हैं, 8 क्वेश्चन जो है वो 7 नंबर के पूछता है आपसे, 4 क्वेश्चन जो है वो 11 मार्कर होते हैं। ठीक है, लिख देता हूं मैं आपको समझ में ना आए इसलिए। ठीक है, मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है वो 18 नंबर का आता है। ठीक है, 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है जो केस स्टडी होता है। तो ऐसे आप देखें तो ये हो जाता है 32 56 44 और ये 18, तो इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो गया 100 132 और 18, फिर ये 150 नंबर। ऐसे ही पार्ट बी और पार्ट ए का 150 नंबर इस तरीके से डिवीजन होता है। ठीक है, इसकी वर्ड लिमिट की बात करें तो सेम वर्ड लिमिट 20 शब्द, 60 वर्ड और 11 नंबर का क्वेश्चन 200 शब्द। एक ऐसे का पेपर और देख लें जल्दी। ऐसे का जो पेपर होता है जिसको पेपर 6 के नाम से जानते हैं, पेपर 6 के नाम से, इसमें आपसे ऐसे 1 पूछेगा, एक ऐसे 1 होगा, एक ऐसे 2 आएगा इसका, और लेटर होंगे, 2 लेटर आएंगे। ठीक है, लेटर होंगे। तो ऐसे 1 जो होगा वो 50 नंबर का होगा जिसकी वर्ड लिमिट होगी 1000 वर्ड। ठीक है, ऐसे जो होगा वो दूसरा ऐसे जो होगा वो 20 नंबर का होगा और ये 500 वर्ड में लिखना पड़ेगा आपको। लेटर जो होंगे वो एक लेटर जो होगा वो 500 शब्द में लिखना होगा आपको, दूसरा जो लेटर है वो 200 शब्दों में आपको लिखना होगा। ठीक है,
ये जो लेटर है ये 15-15 नंबर के होंगे, आपके 15-15 नंबर के होंगे। तो 50, 20, 15 और 15, तो ऐसे ये 100 नंबर का टोटल ऐसे का आपका पेपर हो जाता है। ऐसे का पेपर जो है आपका वो 2.5 घंटे का होता है। हिंदी का पेपर 2 घंटे का होता है। बाकी सारे पेपर आपके 3 घंटे के होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा एमपीपीएससी का एग्जाम चलता है, जिसको आपको बताना बहुत जरूरी था, है ना। तो आप इसको एक दो बार देखिएगा, नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िएगा, आपको एमपीपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, है ना। और पहले एग्जाम को ठीक से समझिएगा। ठीक है, अब एक क्लास में किसी दिन हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर भाई इसमें नंबर कितने लाने पड़ेंगे, हमें प्रीलिम्स में कितने नंबर लाने पड़ेंगे जिससे हम क्वालिफाई कर सके। मोटा मोटी मैं आपको बता दूं, पिछले 4-5 साल के कट ऑफ के आधार पे, तो प्रीलिम्स में आप अगर जनरल कैटेगरी में है तो 80 प्लस अगर आपके क्वेश्चन सही होते हैं, 80% मार्क्स आते हैं प्रीलिम्स में, तो आप पेपर को क्वालिफाई कर ले जाते हैं। मेंस में अगर देखें तो आप देखें लगभग 750 प्लस अगर आपके मार्क्स आते हैं, 750 प्लस मार्क्स आते हैं, तो इसकी संभावना है कि आपका इंटरव्यू कॉल आता है ना। और इंटरव्यू में तो फिर क्या ही बात करें, फिर तो इंटरव्यू में तो कोई नंबर का ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो सिलेक्शन है वो मैंने देखा है 900 नंबर के आसपास, 880 से 940 950 तक, इतने नंबर पे जो है फाइनल सिलेक्शन वेरी करता है ना। अप्रोक्स टेंटेटिव जो अभी 4-5 साल के कट ऑफ है उसके आधार पे, तो कम से कम जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है तो उसको अपना स्कोर 950 टारगेट करके चलना चाहिए। मेंस में उसको 750 से काम नहीं चलेगा, कम से कम 800 नंबर लाने चाहिए, और 150 नंबर इंटरव्यू में लाएगा तब वो 950 पे पहुंच पाएगा, है ना। लेकिन 950 मतलब ये टॉप रैंक होती है, टॉप रैंक मतलब अंडर 5 अंडर 10 आएंगे आप। जैसे इस बार का देखें आप एमपीपीएससी का 2021 का जो रिसेंटली रिजल्ट आया, उसमें मेंस में 810 नंबर टॉप का गया है ना। सेकंड अगर रैंकर को देखें तो 805 नंबर है, और थर्ड रैंक जो मेंस में आई है वो 803 पे आई है शायद, है ना। तो मेंस का बता रहा हूं मैं, अब इनके इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए वो एक बार देखना पड़ेगा। जैसे इंटरव्यू में मेरे ख्याल से इनके 115 नंबर थे, तो 805 और 115, 910 नंबर पे एसडीएम रैंक 3 आई है। इस साल की जो रैंक 3 है पूजा चौहान, है ना, रैंक 3, जिनके साथ हमारा इंटरव्यू भी जल्दी ही कंडक्ट हो चुका है, जो जल्दी ही रिलीज होने वाला है, तो रैंक 3 है, उनके 910 नंबर आए हैं टोटल ओवरऑल। तो मैं आपको बता रहा था कि आप अगर जनरल कैटेगरी में हैं तो 950 टारगेट करके चलिए, क्योंकि नंबर कई बार कट ऑफ ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन 950 में डेफिनेटली आप अपनी डिजायर पोस्ट पा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने एग्जाम स्कीम को डिस्कस किया एमपीपीएससी की, जो आपको समझना बहुत जरूरी था। एक बार उस लेक्चर को देखिएगा और ठीक से चीजों को समझिएगा। एक चीज मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं अभी फिर से कह रहा हूं आपको, सिलेबस पे बहुत अच्छे से आपको कमांड करनी है। सिलेबस पे आपको जितनी बेहतर आपकी सिलेबस पे कमांड होगी, सिलेबस के दिए गए टर्म्स को जितने अच्छे से आप समझेंगे, उतना आपके लिए एग्जाम आसान हो जाएगा, है ना। तो मिलते हैं किसी और लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।